नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राहुल अभुआ। आज सुनिए शिवराम चक्रवर्ती जी की लिखी बांग्ला कहानी खुशबू चोरी का मुकदमा। मैंने कभी हावड़ा पुल ही पार नहीं किया है, ऐसा ही सभी को ज्ञात है। वही मैं एक बार समुद्र पार जापान गया था। ऐसा कहने पर शायद ही कोई विश्वास नहीं करेगा। जापान जाकर मुझे विश्व भ्रमण का स्वाद तथा सुख दोनों ही मिला था। उसके बाद फिर कभी हावड़ा पुल के उस पार नहीं गया। जब मैं जापान पहुंचा था तब बिल्कुल दिवाला था। भाग्यवश वहां एक बिहारी सज्जन से मेरी मुलाकात हो गई। अपने बिजनेस के चक्कर में ही वो वहां गए थे। मेरे पास उन्होंने बांग्ला सीखने की इच्छा जाहिर की। बदले में मुझे हिंदी सिखाने का शर्त नामंजूर करके कुछ वेतन देना चाहा। मुझे दुगना फायदा होने लगा। रुपए के साथ साथ हिंदी भी आने लगी, बिल्कुल मुफ्त। उन्हें बांग्ला सिखाते हुए मुझे हिंदी यूं ही आने लगी। उन्हीं बिहारी सज्जन के घर रहता था और पास ही एक जापानी होटल में खाना खाता था। होटल वाला बंगालियों से बहुत चिढ़ता था। सुना है इसके पहले एक बंगाली उसका आसमान चुरा कर भागा था। आसमान चोरी? जी हाँ, आसमान चोरी। सुनकर आप आसमान से गिर पड़े, पर बात सच है। जापान में पहला नियम था। अब उस बंगाली के आसमान चोरी के बाद से वो नियम बदल गया है। पहले वहां जमीन के साथ साथ उसके ऊपर के आसमान का भी निश्चित मूल्य होता था। किसी व्यक्ति के जमीन के साथ उसके ऊपर के आसमान का मालिक वही होता था। जमीन की तरह वो आसमान को भी इच्छा अनुसार दाम लगाकर बेच सकता था। मान लीजिए कोई 4x2 का फ्लैट के ऊपर एक मंजिला मकान बनाना चाहता है। उसकी ऊंचाई होगी 10 हाथ। उसी सीमा तथा 10 हाथ की ऊंचाई तक आसमान खरीदकर उतने में ही मकान बनवाना होगा। जमीन के मालिक को बड़ा लाभ होता था। एक मंजिला मकान के लिए किसी को जमीन देने के बाद ऊपर दूसरी मंजिल के लिए दूसरे को, तीसरी मंजिल के लिए तीसरे को, इस प्रकार वो एक ही 4 कट्टा जमीन को वो बार बार कई व्यक्तियों को बेच सकता था। जमींदारी की यही थी पराकाष्ठा। मकान मालिकों को बड़ा कष्ट होता था। मान लीजिए आप एक मनपसंद मकान बनवाकर सुख से दिन व्यतीत कर रहे हैं। अचानक कोई दूसरा व्यक्ति आपके मकान के ऊपर आसमान खरीदकर दूसरा मंजिल खड़ा करने लगा। शुरू हो गया हो हल्ला। छत पिटने के कठोर शब्द से कानों के पर्दे फटने लगे। सीमेंट बालू से सराबोर, चूना सिक्त होकर आप ही चूना पोतने लगे अपने ही गालों पर। बुढ़ापे में खुद से मकान बनाकर चैन से रहूंगा। वहां ना जाने कहां से एक झंझट उठ खड़ी हुई। उस बंगाली ने उस होटल वाले से कुछ जमीन खरीदकर एक मंजिला मकान खड़ा कर दिया था। जमीन का पूरा पूरा उपयोग ही उसने किया था। 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी थी। केवल आकाश की ओर 1 हाथ जगह छोड़ दी थी। कुछ दिनों के बाद उस होटल वाले ने उसके ऊपर का हिस्सा दूसरी मंजिल के लिए किसी और दूसरे को बेच दिया। जब वो व्यक्ति ईंट, सीमेंट, बालू लगाकर दूसरा मंजिल खड़ा करवाने को तैयार हुआ, तब उस बंगाली सज्जन ने कहा, भाई, मकान बनाना हो तो जरूर बनाओ, पर आसमान की ओर 1 हाथ तक मेरा अधिकार है, उसे छोड़कर ही बनाना। आसमान का कुछ भाग छोड़कर ही उसने मकान बनवाया था। वो जानता था जो भी हो, शून्य धरती पर नींव डालकर मकान बनाना हवाई किला बनाना है। होटल वाले को जब यह ज्ञात हुआ तब वो अत्यधिक क्रोधित हुआ, लेकिन अंत में वो बंगाली सज्जन जीत ही गया। उसके मकान के ऊपर दूसरी मंजिल नहीं बन पाई। आकाश की जमीन शून्य होने पर भी जब उचित मूल्य देकर खरीदी बेची जा सकती है, तब वो पड़ी भी रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से हमारा अधिकार हट गया। तब से होटल वाला बंगालियों से बेहद चिढ़ता था। मैं उसी होटल में खाना खाने जाता था। बहुत बड़ा नामी होटल था। चाइनीज को खाना बनाते थे। दाम भी वैसा ही था। अधिकतर नामजादे लोग ही उस होटल में खाना खाने आते थे। मेरे दिलवालेपन की हालत सोचकर मैं इच्छा होते हुए भी अधिक कुछ खाने का साहस नहीं करता था। मैं केवल 1 प्लेट राइस लेकर रसोई के बगल में बैठ जाता था। वहीं बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाता था। वहां से खुशबू आती थी। फ्राइड फिश, चिकन करी, चॉप, लुए और भी ना जाने क्या क्या। न कभी देखा था, न कभी चखा ही था।
मैं चावल के साथ खुशबू मिलाकर बड़े चाव से खाता था। फिर अंत में पानी के साथ मिलाकर मिक्सचर बनाकर पी जाता था। बड़ी तृप्ति होती थी। पूरे का पूरा चावल कैसे कब साफ हो जाता था पता ही नहीं चलता था। मेरा रोज का यही कार्यक्रम था। जो बॉय सर्व करता था उसने एक दिन मुझसे पूछा, खाली चावल खाने से तुम्हारा पेट भरता है? मैंने कहा, चावल खाकर पेट क्यों नहीं भरेगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब बिना कुछ खाए सूखा चावल खाने से। सूखा कहाँ खाता हूं? तुम लोगों की रसोई से इतनी अच्छी अच्छी चीजों की सुगंध आ जाती है, उसे मिलाकर रस बनाकर खा जाता हूं। खाने में भी आनंद आता है और पेट भी भर जाता है, लेकिन दाम कुछ नहीं लगता, बिल्कुल ही फ्री ऑफ चार्ज। फिर भी क्या? जानते हो मेरी जेब हिरोशिमा का मैदान है। पता नहीं कैसे बात बात में मेरी ये बात होटल वाले ने जान ली। वो तो सुनते ही गुस्से में लाल हो गया। दूसरे दिन वो मुझे बुलाकर बहुत डांटने लगा। इतने दिनों तक मुफ्त में मैंने उसकी सुगंध खाई थी, उसका दाम देना होगा। उसने कहा, सुगंध चोरी के लिए 500 रुपये देने होंगे। मुझे तो बेचने पर भी ये दाम नहीं चुकेगा। मैंने साफ साफ बतला दिया। अदालत में मुकदमा उठ खड़ा हुआ। 3 महीने तक मैंने उसकी जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की खुशबू खाई थी, उसका दाम देना होगा। दोनों तरफ की बातें सुनकर हाकिम ने कहा, उसकी फरियाद बिल्कुल ठीक है। खुशबू उसकी रसोई से निकल कर गई है, इसलिए उसके ऊपर उसका अधिकार भी उड़ गया। ऐसी बात नहीं। खाद्य सामग्रियों के सदृश उसकी खुशबू का राइट भी उसके मालिक के द्वारा संरक्षित रहता है। मान लीजिए किसी का कुत्ता अगर जंजीर तोड़कर भाग जाए, तो फिर क्या उस पर से उसके मालिक का अधिकार चला जाता है? हाकिम की राय सुनकर होटल वाले की खुशी का ठिकाना नहीं। इस कारण उसके 500 रुपए की मांग मंजूर की जाती है। कहकर उसने मेरी ओर देखा और पूछा, कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? केवल 1 ही रुपया। क्या ये बचता है? तो फिर उसे ठन ठन कर गिन गिन कर 500 बार बजाओ, ज्यादा नहीं। दोनों जेब ढूंढ कर 1 रुपया मिला। मैंने बजाना शुरू किया। 1 ही रुपया। 1 नहीं अनेक, 100 नहीं 500। 500 बार बजाने के बाद हाकिम ने कहा, बस करो, हो गया। कहकर उन्होंने होटल वाले की ओर दृष्टि डाली। फिर बोली, तुम्हारी खुशबू का दाम रुपये की इस ठनकार से चुक गया। अदालत के राय की यही थी पराकाष्ठा। खुशबू चोरी की उसकी शिकायत का फैसला सुनकर मेरी नाक ने खुशबू का दम उसके कानों को सौंपकर जापान को त्याग दिया। मेरे विश्व भ्रमण का वही प्रारंभ और अंत था। उसके बाद फिर कभी हावड़ा पुल के उस पार नहीं गए। दोस्तों, आप सुन रहे थे शिवराम चक्रवर्ती की बांग्ला कहानी खुशबू चोरी का मुकदमा, जिसका हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर शोभा घोष ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। और भी कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं राहुल अभुआ। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।